हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आज का फिर से एक न्यू सेशन में। आज का सेशन एसएससी जीडी कांस्टेबल हिंदी क्लास जो कि 2023-24 एग्जाम के लिए है। देख सकते हो सभी प्रश्न आप सभी के लिए इम्पोर्टेंट एंड सेलेक्टेड प्रश्न लिया गया, प्रीवियस ईयर प्रश्न लिया गया, जिससे आप सभी के एग्जाम में बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल साबित होगा। हर एक प्रश्न आप सभी को 2 नंबर दिलाने की क्षमता रखता है, तो हर एक प्रश्न को बारीकता से अध्ययन करना और सभी को 100% देने की कोशिश करना। तो चलिए शुरू करते हैं पहला प्रश्न। देखो पहला प्रश्न क्या कर रहा है दिए गए शब्द का सामनार्थी शब्द का चयन करें। आप सभी को सामनार्थी शब्द का चयन करवाना चाहता है, किसका? महीप। महीप का सामनार्थी शब्द क्या होता है? तो महीप का सामनार्थी शब्द क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा नरेश। क्या होगा? नरेश। महीप का सामनार्थी शब्द क्या होगा? नरेश। और महीप का सामनार्थी शब्द क्या होता है? महीप का और समानार्थी शब्द होता है राजा। राजा, महीप, राजा, और क्या होता है? और होता है नरेंद्र। क्या होता है? नरेंद्र। नरेंद्र, ये सब किसका पर्यायवाची है? महीप का। तो महीप का पर्यायवाची क्या होगा? नरेश होगा, राजा होगा, नरेंद्र होगा। समझ गए? अगला क्या है? अगला है सरस्वती। सरस्वती का भी आप सभी को क्या बताना है? सामनार्थी शब्द। सरस्वती का सामनार्थी शब्द क्या होता है? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर होगा शारदा। क्या होगा? शारदा। सरस्वती का सामनार्थी शब्द शारदा होता है। और क्या क्या होता है सरस्वती का सामनार्थी शब्द? तो क्या होता है? भारती होता है। क्या? भारती होता है। और क्या होता है? ज्ञानदा होता है। क्या? ज्ञानदा। भारती, ज्ञानदा, शारदा, ये सब किसका पर्यायवाची है? तो सरस्वती का पर्यायवाची है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है, कह रहा है निर्देशक सही वर्तनी वाले शब्द का चयन करें। सही वर्तनी वाले शब्द का चयन करना किसका? पुण्य का। पुण्य किस प्रकार से लिखा जाता है? तो चलिए लिख कर बताते हैं। पुण्य, देखो सबसे पहले पा देना है, फिर आधा न, टवर्गी न, ट ठा वाला न, आधा न, और फिर क्या होगा? पा में क्या करना है? हर्षऊ करना है, हर्षऊ देना है, ना कि दीर्घऊ। हर्षऊ ऐसे होता है और दीर्घऊ ऐसे होता है, तो हर्षऊ ये वाला देना है। तो पु आधा टवर्गी न और या, पुण्य। तो इस प्रकार से आप लोग पुण्य सही लिखोगे। तो राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए, पुण्य। ऑप्शन नंबर ए इज द बिल्कुल राइट आंसर। समझ रहे हो? अगला प्रश्न है परिणति। आप सभी को सही वर्तनी बताना है। किसका? परिणति का सही वर्तनी बताना है। तो चलिए लिखकर और समझाकर बताते हैं। सबसे पहले पा देना है, फिर रा देना है, रा में हर्षई उठा देना है, फिर टवर्गी ना देना है, और फिर ता देना है, और ता में भी हर्षई उठा देना है। परिणति। इस प्रकार से आप लोग क्या लिखोगे? परिणति। तो इस प्रश्न का राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर क्या? ऑप्शन नंबर ए, परिणति इज द बिल्कुल राइट आंसर। अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न देखो कर रहा है, निर्देशक आपसे से पूछ रहा है दिए गए वाक्यांश के लिए एक शब्द चुनिए। प्रश्न है, सूर्य जिस पर्वत के पीछे निकलता है उसे क्या कहा जाता है? सूर्य जो है जिस पर्वत के पीछे निकलता है उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम कहते हैं ध्रुवाचल, उदाचल, या गगनाचल, या अस्ताचल। तो सूर्य जिसके पीछे निकलता है उसे हम क्या कहते हैं? तो उसे हम क्या कहेंगे? उदाचल। ऑप्शन नंबर बी, उदाचल। उदाचल। देखो सूर्य का उगना जिसे हम उदय कहते हैं, अब पर्वत को हम क्या कहते हैं? अचल कहते हैं। तो उदय प्लस अचल क्या हो जाएगा? उदाचल। ऑप्शन नंबर बी। समझ रहे हो? यहाँ से अगर पूछे सूर्य जिसके पीछे डूबता है या फिर जिसके पीछे विलुप्त होता है, मतलब कि शाम के समय, तो उसे हम क्या कहेंगे? तो सूर्य शाम को डूबना मतलब उसे हम क्या कहते हैं? अस्त कहते हैं। अब फिर अथी को क्या कहते हैं? पर्वत को चल, अचल, तो अस्ताचल। तो अगर पूछ दे प्रश्न में, ये प्रश्न पूछा हुआ एग्जाम में, सूर्य जिसके पीछे निकलता है, अगर पूछ दे सूर्य जिसके पीछे छुपता है या फिर डूबता है या विलुप्त होता है, तो उसे हम अस्ताचल कहेंगे, क्योंकि अस्त मीन्स डूबना और अचल मीन्स पर्वत, तो दोनों को ऐड करेंगे तो अस्ताचल आएगा। लेकिन उदय
मीन्स उगना प्लस अचल क्या होगा, उदाचल है, मतलब कि सूर्य जिस पर्वत के पीछे निकलता है। तो प्रश्न का राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी, उदाचल इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है, जिसका दमन करना कठिन हो, जिसका दमन करना कठिन है उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम दुर्बोध कहते हैं, दृष्टि अव्यय कहते हैं, या दुर्गम्य कहते हैं, या दुर्गम कहते हैं। तो जिसका दमन करना कठिन हो जाए उसे हम क्या कहते हैं, तो उसे हम दुर्दम्य कहेंगे। क्या कहेंगे, दुर्दम्य, मतलब इसका दमन करना बहुत ही कठिन है, मतलब दुर्दम्य है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। अगला प्रश्न है, जो दूसरों के अधीन हो, जो दूसरों के अधीन हो उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम स्वाधीन कहेंगे, दास कहेंगे, या परजीवी कहेंगे, या पराधीन कहेंगे। तो जो दूसरों के अधीन हो उसे हम क्या कहेंगे, तो उसे हम पराधीन कहेंगे। क्या कहेंगे उसे हम पराधीन कहेंगे। ऑप्शन नंबर क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी, जो दूसरों के अधीन हो उसे हम पराधीन कहेंगे। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। समझ रहे हो। आगे क्या है, आगे कह रहा है, दिए गए वाक्य के किस भाग में त्रुटि है, दिए गए वाक्य के किस भाग में त्रुटि है जो बताना है। प्रश्न है, उसने इस बात पर कड़ी आपत्ति प्रकट की, उसने इस बात पर कड़ी आपत्ति प्रकट की। तो इस वाक्य में कहाँ पे एरर है, तो इसमें राइट आंसर होगा, यहाँ पे क्या होगा, आपत्ति प्रकट की। ऑप्शन नंबर क्या होगा, सी इज द राइट आंसर। मतलब इस भाग में एरर है, क्या, उसने इस बात पर कड़ी आपत्ति प्रकट की। तो यहाँ पे क्या होगा राइट आंसर, ऑप्शन नंबर सी इज द बिल्कुल राइट आंसर। अगला प्रश्न है, देख सकते हो यहाँ पे मुहावरे का अर्थ व्यक्त कराने के लिए कर रहा है। चलिए देखते हैं। प्रश्न है, टस से मस ना होना, टस से मस ना होना का सही मुहावरे का अर्थ क्या होगा, तनिक भी प्रभावित ना होना, शक्ति पर विश्वास करना, रुक जाना, या स्थिर चित होना। तो टस से मस ना होना का सही मुहावरे का अर्थ बताना है तो क्या होगा, तो राइट आंसर होगा, तनिक भी प्रवाहित ना होना। मतलब टस से मस ना होना, तनिक भी प्रवाहित ना होना। ऑप्शन नंबर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। जैसे मैं आप सभी को एक उदाहरण दे देता हूँ, जैसे कि कोई आप अगर 8 का स्टूडेंट नहीं, कोई अगर 8 का स्टूडेंट है आपके पास और वो मीडियम स्टूडेंट है, और आप उसे 12 का कोई एक सिद्ध करने वाले मैथ दे दे हो और बोलते हो इसको हमें प्रूफ करके दिखाओ, तो बेचारा से टस से मस ना हो रहा है, मतलब एक स्टेप भी वो आगे ना बढ़ रहा, उसी को कहते हैं टस से मस ना होना। मतलब थोड़ा सा भी हिलना डुलना नहीं, मतलब एक स्टेप भी आगे ना बढ़ना, उसी को कहते हैं तनिक भी प्रवाहित ना होना। ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है, पहाड़ टूटना, पहाड़ टूटना का सही मुहावरे का अर्थ बताना होगा, भूकंप होना, प्रकृति का प्रकोप होना, बहुत भारी कष्ट आ पड़ना, या डर जाना। तो पहाड़ टूटना का सही मुहावरे का अर्थ बताना होगा, क्या होगा, तो राइट आंसर होगा बहुत भारी कष्ट आ पड़ना, मतलब पहाड़ टूटना। ऑप्शन नंबर क्या होगा, सी इज द राइट आंसर। ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है, देख सकते हो, प्रश्न निर्देशक आप सभी से पूछ रहा है, वह भाग याद करें जिसमें कोई त्रुटि है, अगर कोई त्रुटि नहीं है तो फिर नहीं चुनना। प्रश्न है, कठिन से कठिन परिस्थितियों का भी हमें हमेशा आत्मविश्वास बनाए रखना चाहिए। प्रश्न क्या कर रहा है, कठिन से कठिन परिस्थितियों का भी हमें आत्मविश्वास से रखना चाहिए। तो का भी होगा, देखो यहाँ पे प्रश्न में पढ़ने में ही उलट फेर रहा लग रहा है, मतलब वहाँ एरर है। क्या, कठिन से कठिन परिस्थितियों में, यहाँ क्या होगा जी, में, यहाँ होगा
कठिन से कठिन परिस्थितियों में भी हमें हमेशा आत्मविश्वास बनाए रखना। तो ये जो का है यहीं पर एरर है। तो किस भाग में एरर है? तो कठिन से कठिन परिस्थितियों, ऑप्शन नंबर बी। तो होगा सही क्या? कठिन से कठिन परिस्थितियों में भी हमें हमेशा आत्मविश्वास बनाए रखना चाहिए। समझ रहे हो? न्यू हो चैनल पे तो चैनल सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि ये सीरीज आप सभी के एग्जाम में बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल साबित होगा। सभी स्टूडेंट वीडियो को लाइक जरूर कर देना। अगला प्रश्न है, दिए गए शब्द का विलोम चुने। आप सभी को क्या बताना है? विलोम शब्द, उल्टा शब्द बताना है। किसका? साधारण। साधारण का विलोम क्या होगा? आप सभी को बताना होगा। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर होगा विशिष्ट। साधारण का एक सिंपल सा ऑप्शन देख सकते हो। ऑप्शन किस प्रकार से दिया है एग्जाम में, पिछले एग्जाम में साधारण का असाधारण दे सकता था, लेकिन नहीं, विशिष्ट दिया। साधारण हम उसे कहते हैं जो साधारण तरीका से हो जाता है, जैसे हल्का, जैसे कि कोई मैथ है, सिंपल 2 स्टेप में उसे सोल्यूशन हो जाता है, उसी को कहा जाता है साधारण। और विशिष्ट उसको कहा जाता है जो कठिन हो, मतलब कि हमें बहुत ज़्यादा परेशानी करने के बाद उसका आंसर आ रहा है उस मैथ का, उसे हम क्या कहेंगे? विशिष्ट। मीन्स कठिन। वही होगा कि साधारण मीन्स इजी वे और विशिष्ट मीन्स हार्ड वे। वही होगा कि इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए, साधारण का विशिष्ट, ऑप्शन नंबर ए। अगला नंबर क्या है? आधुनिक। आधुनिक का आप सभी को क्या बताना है? आधुनिक आप सभी को भी विलोम बताना है। तो आधुनिक का विलोम क्या होगा? तो इसका राइट आंसर सभी स्टूडेंट को पता होगा, प्राचीन होगा। क्या होगा जी? प्राचीन। आधुनिक का विलोम प्राचीन होगा, ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है, सफलता के मार्ग में बहुत है। सफलता के मार्ग में खाली स्थान बहुत है। क्या है सफलता के मार्ग में बहुत? तो यहाँ पे क्या होगा? सफलता के मार्ग में बहुत बाधाएं हैं। यहाँ पे क्या भरोगे? बाधाएं। तो सफलता के मार्ग में बहुत बाधाएं हैं, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है, भौरे खाली स्थान रहे हैं। भौरे मचल रहे हैं, दौड़ रहे हैं, गुनगुना रहे हैं या फिर मुस्कुरा रहे हैं। तो यहाँ पे सही राइट आंसर क्या होगा? भौरे गुनगुना रहे हैं, ऑप्शन नंबर क्या होगा? सी इज द राइट आंसर। भौरे गुनगुना रहे हैं। कवि कविता का खाली स्थान करता है। कवि कविता का क्या करता है? निर्माण, व्यापार, सृजन या उत्पादन। तो कवि कविता का सृजन करता है। कवि कविता का सृजन करता है, ऑप्शन नंबर क्या होगा? सी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है, निर्देशक कह रहा है वह भाग ज्ञात करे जिसमें कोई त्रुटि है, त्रुटि नहीं है तो नहीं चुने। देखो किस प्रकार से त्रुटि पूछा है। इस बार इस प्रकार से पूछा है, पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 करके पूछ रहा है। समझ रहे हो? उस बार कैसे पूछा था? जो कि डायरेक्ट ऑप्शन उठा दिया था। तो देखो प्रश्न है कि उन्हें साहित्य सेवा का लिए पुरस्कार प्रदान किया गया। उसे साहित्य सेवा का पुरस्कार के लिए प्रदान किया। देखो यहीं पे एरर आ गया। उन्हें साहित्य सेवा के लिए पुरस्कार प्रदान किया गया, ना कि साहित्य सेवा का लिए पुरस्कार प्रदान किए। का कोई शब्द नहीं है यहाँ पे, क्या होगा? के। तो किस भाग में एरर है? तो भाग 2 में एरर है, मतलब ऑप्शन नंबर सी। उन्हें साहित्य सेवा के लिए पुरस्कार प्रदान किया गया है, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है, दिए गए वाक्यांश में रेखांकित खंड को प्रतिस्थापित करने के लिए सबसे उपयुक्त विकल्प का चयन करें। मतलब जहां अंडरलाइन किया गया, रेखांकित किया गया, उसके जगह सूटेबल ऑप्शन चयन करना है। तो चलिए देखते हैं। प्रश्न है, मेरा बेटा बकरी को घुमाया। तो मेरा बेटा की जगह क्या होगा? मेरे बेटे ने, बदलाव नहीं, मेरी बेटा ने या मेरा बेटा ने। तो सही ऑप्शन क्या होगा? यहाँ पे सही होगा क्या? ऑप्शन नंबर होगा मेरे बेटे ने बकरी को घुमाया। ऑप्शन नंबर क्या होगा? ए, मेरे बेटे ने बकरी को घुमाया। समझ रहे हो?
अगला प्रश्न है, अधिकतर लोगों का यही विचार है। अधिकतर लोगों का यही विचार है, तो अधिकतर के जगह क्या होगा सही ऑप्शन? तो सही ऑप्शन होगा कि अधिकांश लोगों का, मतलब कि 100 में, जैसे कि अधिकांश का जो स्टूडेंट नहीं समझते समझो, 100 में 90%, मतलब 90, जैसे 100 में 90 हो गया वो अधिकांश हो गया, मतलब अधिक से ज़्यादा। अधिक से ज़्यादा को अधिकांश कहते हैं, तो इसका अधिक होगा, आधा होगा 50%, तो 50 से ज़्यादा उसी को हम क्या कहेंगे? अधिकांश। समझ रहे हो? तो जो यूपी बिहार के स्टूडेंट हो उन्हें समझने में तो कोई दिक्कत ना होता है, पश्चिम बंगाल, ये असम, ये सब का स्टूडेंट को प्रॉब्लम होता है, तो उन्हीं को बता दूं, अधिकांश होता है उसे जिसे हम 50% से ज़्यादा, मतलब आधा से ज़्यादा को कहेंगे, उसी को अधिकांश कहेंगे। तो अधिकतर लोगों का यही विचार है, तो अधिकतर के जगह क्या होगा? अधिकांश लोगों का यही विचार है, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है, साधु ने चूहे पर दया करा और उसे बिल्ली बना दिया। साधु ने चूहे पर दया करा और उन्हें बिल्ली बना दिया कि सही जगह, सही ऑप्शन क्या होगा? सही ऑप्शन होगा, साधु ने चूहे पर दया की। क्या होगा? साधु ने चूहे पर दया की और उसे बिल्ली बना दिया। यहाँ पे सही बर्तनी क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी, साधु ने चूहे पर दया की और उसे बर्तनी बना दिया। तो आज के लिए 20 मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न इतना ही है। आशा करता हूँ मैं हर एक प्रश्न को आप सभी को 100% देकर समझाकर आप सभी को बताया। अगर आप सभी को वीडियो पसंद आया तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन दबा दीजिएगा और वीडियो को सभी स्टूडेंट लाइक करना। साथ ही टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में, वहाँ भी जुड़ जाना ताकि आप सभी के एग्जाम में बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल साबित हो सके। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो ऑल स्टूडेंट्स। जय हिंद।